गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम पंचायत। हम आप लोगों के बीच परीक्षा से संबंधित कुछ विषय आपके बीच लाए हैं। आप देख रहे हैं कि कोरोना का दौर चल रहा है, जिसके कारण सभी कॉलेज, इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे इंस्टीट्यूट सब बंद हो गए हैं। तो बच्चों की पढ़ाई भी ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे विद्यालय बंद है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद है। तो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों के बीच कुछ लाए हैं। आज हम आप लोगों को भारतीय इतिहास में आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाएंगे, और उसमें भी भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाएंगे। चलिए देखते हैं भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, जो कि पहले मैं आपको समझा दूंगा और बाकी जो तथ्य हैं मैं बोर्ड पे लिखवा दूंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो आधुनिक भारत हुई। नेक्स्ट वीडियो में ओल्ड एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री सारा मैं पढ़ाऊँगा। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में सारा कुछ पढ़ाऊँगा। और आप देखना, और जो पढ़ा रहे हैं और यहाँ जो पढ़ाया जाएगा कितना फ़र्क होगा। और सभी अपने बिजनेस पर्पज़ से पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए पढ़ाया जाएगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमेशा एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो देखा जा रहा है, जो ट्रेंड में है, अधिकांश मॉडर्न से ही पूछा जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का टॉपिक। दोस्तों, एक साम्राज्य हुआ करता था, मतलब कि साम्राज्य था पहले, जिसको हम लोग रोमन साम्राज्य कहते थे। इसको हम लोग रोमन साम्राज्य कहते थे, रोमन साम्राज्य करते थे। और ये हो गई आपकी पूर्वी रोमन साम्राज्य। यदि इसको डिवाइड कर दें तो ये होगी पूर्वी रोमन साम्राज्य, और यह हो गई पश्चिमी रोमन साम्राज्य। आप लोग सोच रहे हो यह क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसका हमारे भारतीय आधुनिक इतिहास पे एक गहरा असर छोड़ा है। क्योंकि सारे जितनी चीज़ है, मतलब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय आधुनिक इतिहास में, सारा चीज़ यहीं से चेंज होगी। आप देखिए कैसे कैसे नाविक यूरोपियन कंपनी भारत में आएंगे। जैसे 1498 में वास्को डी गामा आएगा, फिर इस 1608 में हॉकिंस आएगा। देखिएगा धीरे धीरे यूरोपीय कंपनी भारत में आएंगे। सारा खेल जितना है सब इसी का खेल है। तो चलिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो एक तिथि आती है, एक 1453 ईस्वी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 1453 ईस्वी क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इस डेट का हमारे भारतीय आधुनिक इतिहास पे एक गहरा असर छोड़ेगा। यहाँ से सारी चीज़ बदल जाएंगी। आप देखिएगा यूरोप में पुनर्जागरण आएगा, आविष्कार को बढ़ावा मिलेगा, यूरोपियन कंपनी या यूरोपियन नाविक समुद्री मार्ग खोजना प्रारंभ कर देंगे अपने व्यापार के लिए। सारा कुछ इसी डेट के बाद से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इस डेट की महत्वता, देखते हैं। एक डेट आती है 1493 ईस्वी, जैसा कि मैंने बताया। तो इस डेट पे ये पूर्वी रोमन साम्राज्य हुआ करता था, मतलब, और इस डेट पे
पूर्वी रोमन साम्राज्य पे उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो जाता है, इस पे अधिकार हो जाता है, जो कि तुर्क थे। कहने का मतलब कि पूर्वी रोमन साम्राज्य पे उस्मानिया सल्तनत का अधिकार हो जाता है। और हम जानते हैं कि भारत से जो मसाला यूरोप में जाता था वो इसी मार्ग द्वारा हो जाता था, जैसा कि ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान और इधर रेशम मार्ग, खैबर दर्रा, गुमल दर्रा, ये सब मार्ग से हुआ करता था। और समुद्री मार्ग में आपको बता दें तो वो भूमध्य सागर, काला सागर, लाल सागर होते हुए भारत से व्यापार होता था। तो 1493 ईस्वी में पूर्वी रोमन साम्राज्य पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है। और इसी में एक जंक्शन है, कह सकते हैं कस्तूनतूनिया, जहां से व्यापारी पूर्वी रोमन साम्राज्य मतलब यूरोप में व्यापार किया करते थे, इसी रास्ते को। और इस रास्ते पे कस्तूनतूनिया पे तुर्कों का आधिपत्य हो जाता है। तो फिर क्या होगा, जब आधिपत्य हो गया तो क्या होगा, यूरोपियन को भी व्यापार करना है और उसे भी दक्षिण पूर्व एशिया जहाँ से मसाले यूरोप में आया करते थे, वो जगह खोजना है, ज़रूरी है। तो क्या होगा, और एक और चीज़, जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य में पुनर्जागरण का दौर स्टार्ट हो जाता है। और पुनर्जागरण वो भी खासकर इटली से स्टार्ट हो जाए, इटली के फ्लोरेंस शहर से स्टार्ट हो जाता है। तो अब देखते हैं कि यदि पुनर्जागरण होगा तो क्या होगा। पुनर्जागरण मतलब होता है फिर से जगना। तो क्या होगा, तो नई नई चीज़ होंगी, नई नई चीज़ आएंगी, जैसे आविष्कार होंगे, जैसा कि आप देखेंगे कंपास का आविष्कार होगा, जो सारे क्या कहें इसको, देखो सारे खोज में ना कंपास एक अहम भूमिका निभाएगा। दूसरी बात, उन्नत किस्म के जहाज का निर्माण बढ़ जाएगा, जो कि काफ़ी दूरी तक यात्रा कर सकेंगे। उन्नत किस्म के या आधुनिक जहाज का निर्माण होगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ होंगी, व्यापार बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा तो कच्चे माल की आवश्यकता होगी। और सिर्फ यूरोप से कच्चे माल की पूर्ति नहीं हो सकती थी, तो कहीं ना कहीं से उसको लाना होगा। तो ये सब सारे चीज़ मिलकर समुद्री रास्ता खोजने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वो जानते थे कि यदि वह मध्य एशिया से होकर व्यापार करते हैं तो कहीं ना कहीं अरब वासियों से उलझना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। और ये लोग चाहते थे कि यहाँ से न उलझकर वो अलग रास्ता निकालना चाहते थे। दूसरी बात मध्य एशिया पे तो अरब का आधिपत्य था, अरबों का, और इधर इटली वालों का मतलब इटली वालों का अधिकार था व्यापार पे। तो इटली के जो व्यापारी थे उसके भी एक अधिकार को तोड़ना था। तो क्या होता, क्योंकि मैक्सिमम व्यापार यूरोप के इटली द्वारा किया जाता था,
उसके भी एक अधिकार को तोड़ना था, कम करना था। तो इससे नए मार्ग खोजने के लिए एक प्रेरणा मिली, लोग प्रेरित हुए और भारत की खोज दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के लिए रास्ते खोजना प्रारंभ कर दिए। चलिए अब देखते हैं कि कैसे कैसे खोज होती है। अब आते हैं इधर। पहला प्रयास 1487 को भारत खोज के लिए बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। बार्थोलोम्यू डियाज ने प्रथम प्रयास किया था। आपको पता होगा कि बार्थोलोम्यू डियाज चला तो पुर्तगाल से था। जैसे ये हो गई आपकी, ये हो गई यूरोप हो गई, ये इधर यूरोप हो गई और इसके नीचे ये हो गई साउथ अफ्रीका। मान लेते हैं ये साउथ अफ्रीका हो गई, सॉरी अफ्रीका। तो यहाँ से पुर्तगाल चला ये और साउथ अफ्रीका के किनारे होते हुए बार्थोलोम्यू डियाज यहाँ तक लास्ट पॉइंट तक पहुँचा, जिसे बार्थोलोम्यू डियाज ने इसका नाम केप ऑफ गुड होप दिया, केप ऑफ गुड होप दिया, जिसे हम लोग आशा अंतरीप भी बोलते हैं और कहीं कहीं आपको तूफानी अंतरीप भी देखने को मिल जाएगा। तो हो गई बात बार्थोलोम्यू डियाज की और इन्होंने खोज डाला केप ऑफ गुड होप। इन्होंने खोज डाला केप ऑफ गुड होप, गुड होप। अब सेकेंड प्रयास 1492 को एक स्पेन के यात्री थे जिनका नाम था कोलंबस। जिन्होंने भारत खोजने का बीड़ा उठाया। चले तो थे भारत खोजने के लिए, लेकिन वो रास्ता भटक के पहुंच गए उत्तर अमेरिका। तो उन्होंने अमेरिका की खोज कर डाली, अमेरिका की खोज कर डाली। तीसरा प्रयास फिर से पुर्तगाल ने किया, फिर से पुर्तगाल ने तीसरा प्रयास किया और यह प्रयास सफल रहा। जो वास्को डी गामा ने कर दिखाया, जो बार्थोलोम्यू डियाज ने अभी तक नहीं किया था, वह काम वास्को डी गामा ने कर दिखाया। अर्थात वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर लिया। तो आइए देखते हैं वास्को डी गामा के बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। आप लोग उसको पहले नोट कर लें। अब स्टार्ट करते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। आपको पता है कि ये आपको हो गई, ये हो गई यूरोप, ये हो मान लेते हैं ये हो गई एशिया, ठीक है। ये हो गई, ये मान लेते ये हो गई साउथ अफ्रीका और इसमें यहाँ हो गया ये भारत और ऐसे करते ये उधर हो गया। तो यहाँ तक तो रास्ता खोजा जा चुका था, जिसे केप ऑफ गुड होप
गुड होप कहते हैं। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल से चला और केप ऑफ गुड होप पहुंचा, जहां अब्दुल मजीद नामक एक व्यक्ति ने उनका मार्गदर्शन किया और उसकी सहायता से कालीकट पहुंच जाते हैं, जहां पे कालीकट पे एक जमोरिया नामक जिसका एक पैतृक उपाधि थी, उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। आपको पता होगा जब वास्को डी गामा भारत से व्यापार करके लौटा तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि उसे कितना फायदा हुआ। सारे खर्च निकालने के बाद 60 गुना फायदा वास्को डी गामा का हुआ। अब विश्वास नहीं कीजिएगा कि उसके लिए यह खोज कितना महत्वपूर्ण था। चलिए अब देखते हैं, ये हो गई वास्को डी गामा की कहानी। तो वो कहानी जो 1498 में पहुंचता है भारत। चलिए ठीक, अब आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं, कुछ तथ्य जान लेते हैं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। अब हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से देश कब भारत आए और उनका क्या रहा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पुर्तगाल कब आया? वो 1498 ईस्वी में आया, 1498 ईस्वी में। उसके बाद आता है डच जो कि 1595 ईस्वी में आता है। डच के बाद आपका हो जाएगा ब्रिटिश। डच के बाद ब्रिटिश जो 1600 में आएगा। उसके बाद आएगा डेनिश। उसके बाद डेनिश 1616 ईस्वी। ये तथ्य अक्सर आपको एग्जाम में पूछ लेंगे, मैच द फॉलोइंग में, कि कौन कब आया का, ऐसे करके क्वेश्चन बनते रहते हैं। और लास्ट में फ्रांस 64 में आएगा, 64 में आएगा। ये तो हो गई आने का क्रम। ये तो हो गया आने का क्रम। अब हम लोग जाने का क्रम देखते हैं। जाने का क्रम, आप इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो सबसे पहले आया है, यदि आप भूल जाते हैं तो एक तरीका वो बता रहे हैं कि आप कैसे इसे याद रख सकते हैं। जो सबसे पहले आया है, चलिए इसे नंबरिंग डाल देते हैं पहले। जो सबसे पहले आया है वो सबसे बाद में जाएगा। तो यहाँ पर पुर्तगाल सबसे बाद में जाएगा, और क्योंकि सबसे लास्ट में जाएगा तो ये हो गई लास्ट। तो इसके बाद फ्रांस जाएगी। और आपको पता है फ्रांस से पहले ब्रिटिश भारत छोड़ा आपको 1947 में, और ये हो गया डेनिश और ये हो गया डच। इन दोनों की तिथि कुछ खास नहीं, आज तक नहीं पूछी गई किसी एग्जाम में, लेकिन ये 3 डेट, जाने का डेट महत्वपूर्ण है। तो यह ब्रिटिश जाएगी 1947 में ईस्वी में जाएगी, और फ्रांस इसके 7 साल बाद 1954 में ईस्वी में, और पुर्तगाल इसके 7 साल बाद, पुर्तगाल 1961 में जाती है। तो ये हो गया आने का क्रम, यह हो गया जाने का क्रम। और अब देखते हैं
कि पुर्तगाल कब आया, कहाँ आया, ये सब कहाँ पर पहला कारखाना स्थापित किया, आपको तो बता दिए कब आया, ये तो आपको बता ही दिए, लेकिन पहला कारखाना कहाँ स्थापित करता है वो देखते हैं, और कंपनी कब बना ये भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पुर्तगाल से। पुर्तगाल की जब स्थापना हुई तो उसका नाम एस्तादो द इंडिया नाम से हुआ, जो 1498 में ये स्थापित होता है, शायद 1498 में ही स्थापित होता है। अब ब्रिटिश और पहला कारखाना कहाँ खोलेगा, कोचीन में। पहला कारखाना कोचीन में। अब आते हैं ब्रिटिश भाई साहब, कंपनी कब बनता है, 1600 ईस्वी में, और पहला कारखाना 1608 में सूरत में खोलते हैं, सूरत में। और आपको पता होगा जो 1608 में जो सूरत में जो कारखाना फैक्ट्री खोली जाती है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। पूर्ण न होने का कारण यह था कि पुर्तगाली और गुजराती व्यापारियों द्वारा इनका विरोध किया गया, इस फैक्ट्री का, ब्रिटिश का विरोध किया गया, इस फैक्ट्री का विरोध किया, जिस कारण यह नहीं बन पाया। और दूसरा फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में खोला गया, और पहला कारखाना 1503 में खोला गया था, मतलब पुर्तगाली 1503 में कोचीन में खोले थे। अब दूसरा ब्रिटिश हो गई। कंपनी का नाम क्या था, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट नाम से कंपनी की स्थापना किया गया था। वहीं पुर्तगाल कंपनी का स्थापना एस्तादो द इंडिया नाम से किया गया था। और डच कंपनी का नाम वेरेनिगे ओस्ट इंडीज नाम से किया गया था। तो डच आए थे तो 1595 में, लेकिन कंपनी का स्थापना 1602 में होती है, 1602 में, और पहला कारखाना 1605 में खोलते हैं। अब आते हैं डेनिश 1616 में कंपनी बनाते हैं, किस नाम से, स्टैटिक कंपेगनी नाम से ये कंपनी बनाते हैं। और पहला फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर तंजौर में स्थापित करते हैं। और सबसे लास्ट फ्रांसीसी 1664 में तो आते हैं, और 1668 में सूरत में अपना कोठी स्थापित करते हैं। किस, और कंपनी का नाम क्या हुआ, द इंडिस ओरिएंटलिस, ये कंपनी का नाम हुआ। चलिए आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लें। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब ये हो गई कंपनी का आने का क्रम। अब आप लोग को एक बार रिवीजन करा देते हैं।
कब आई? सबसे पहले पुर्तगाल आया, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। और जाने में सबसे पहले डेनिश, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर फ्रांस, फिर पुर्तगाल। एग्जाम में इस टॉपिक से एक न एक कुछ सब जरूर रहेंगे। पुर्तगाल की कंपनी किस कंपनी का नाम क्या था? तो एस्टाडो द इंडिया। ब्रिटिश का द गवर्नेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट, यह नाम था। डच का क्या था? वेरी नेगे ओस्ट इंडीज। डेनिश का क्या था? एशियाटिक कंपैगनी। और फ्रांस का द इंडस ओरिएंटलिस। ये हो गए आपके कंपनी का आगमन, जाने का क्रम और कंपनी का नाम। अब नेक्स्ट वीडियो में, ये तो हो गया एक परिचय हुआ दोस्तों, ये तो एक परिचय हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आप पहला टॉपिक पुर्तगाल से स्टार्ट करेंगे। पुर्तगाल कब आए, भौगोलिक खोज, पुर्तगाल कब आए, इसमें और जो कुछ टॉपिक बच गए जैसे भौगोलिक खोज के क्या कारण थे वो मैं बताऊंगा। आप देखिएगा भौगोलिक खोज के कारण में पहला कारण था पुनर्जागरण। दूसरा कारण था आविष्कार। तीसरा कारण था धार्मिक, ईसाई धर्म का प्रचार करना। चौथा कारण था जो पहले एक विदेशी यात्रियों द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के बारे में विवरण, जिसमें आपको मार्को पोलो का नाम आएगा, जिन्होंने पहली बार चीन का यात्रा किया था और एशिया की समृद्धि के बारे में उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। इससे काफ़ी प्रभावित थे। ये हो गए। और ये भी कह सकते हैं पुनर्जागरण, इसका एक और कारण भी इसमें लिख सकते हैं औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको हम ब्लू बोलते हैं, औद्योगिकरण। ये हो गए 4-5 कारण हो गए। और हम लोग कल की वीडियो में पहला टॉपिक पुर्तगाल होगा। पुर्तगाल कब आए, उसके बाद जैसे आप 1498 में वास्को डी गामा आया, फिर 1500 में कौन आया, फिर 1502 में कौन आया, फिर गवर्नर बन के कौन आया, गोवा पर कब अधिकार हुआ। ऐसे तथ्य हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और गवर्नर में अल्बुकर्क, अल्मीरा, निनो दी कुना, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे अगले वीडियो में। कल लगभग वो पुर्तगाल ख़त्म हो जाएगी कल के टॉपिक में। तो हम लोग अगला टॉपिक रहेगा डच के बाद अंग्रेज के बाद फ्रांसीसी, ऐसे करके वीडियो आगे बढ़ती रहेगी। और कल एक और वीडियो आएगी एंशिएंट हिस्ट्री से, ऐतिहासिक स्रोत कल मैं डाल दूंगा यूट्यूब पे, मैं कल वीडियो डाल दूंगा ऐतिहासिक स्रोत का। और पॉलिटी भी मैं ही पढ़ाऊँगा। पॉलिटी के लिए आप लोग चिंता करने की बात नहीं है, पॉलिटी मैं ही पढ़ाऊँगा। और ज्योग्राफी को मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ तो लास्ट के 5-10 मिनट में, क्योंकि कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, तो मैं सारे तथ्य लिखवाते चला। जैसे एक बार में नदी उद्गम स्थल लिखवा दूंगा, पर्वत, ये सब की लंबाई क्या है, और ऐसे करते कुछ तथ्य मैं लिखा दूँ। इससे आपका एक नोट्स, मतलब ज्योग्राफी का एक नोट्स बनना चालू हो जाएगा और परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आप कुछ ज्योग्राफी के बारे में कुछ जानकारी आपको मिल जाएगी, जिससे मैं जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा तो आपको इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यह हुई पहली वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और चैनल को लाइक दे, अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।